हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हाईटेक पाइप्स के बारे में, जिसमें क्या है कि इनका फेस वैल्यू 10 रुपया था, उसे 1 रुपया कर दिया गया है। मतलब कि आपके पास अगर ये 1 शेयर होगा तो इसके बदले में आपको 10 शेयर मिलेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि इसके प्राइस कैसे एडजस्ट होंगे, ठीक है, और क्या है इसकी रिकॉर्ड डेट। मगर उसके पहले हम शेयर के पूरे फंडामेंटल देख लेते हैं, कंपनी कैसी है, क्या काम करती है, बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है। लास्ट में हम रिकॉर्ड डेट की और इसके एडजस्टमेंट की बात करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर। तो आप इसमें मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो कंपनी जो है 26 फरवरी 2016 से, और कंपनी का जो चार्ट है नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन कंपनी में एक बार गिरावट भी हुई है, तो बड़ी भयानक गिरावट हुई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पीरियड में आप देखेंगे तो कंपनी में 81% की गिरावट हो चुकी थी, 81% की गिरावट हुई थी, ठीक है। इसके बाद फिर कंपनी ने तेज़ी पकड़ी थी और एक बार यहाँ पे इनकी गिरावट हुई थी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कंपनी में 42% की गिरावट हुई थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी में कभी कभी गिरावट आती है तो भयंकर गिरावट आती है, लेकिन कंपनी का जो चार्ट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ग्रीन चार्ट ही चाहिए और नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 870 रुपया है, और कंपनी ने जो अपने ऑल टाइम में रिटर्न दिया है वो 1431% का, मतलब 1431% का कंपनी ने रिटर्न दिया है। कंपनी का हाई जो है 990 रुपया रह चुका है, 52 वीक हाई, ठीक है। तो कंपनी लगभग अभी 120 रुपया अपने हाई से डाउन चल रही है। तो अभी हम कंपनी की एनएसई की साइड पे चलते हैं। तो इसकी जो है एनएसई की साइड नहीं खुल रही है, तो अभी हमने उसको स्किप कर दिया है और हम आ चुके हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो अभी हम इसकी बैलेंस शीट देखेंगे कैसी है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हम इनके रिज़र्व एंड सरप्लस देख रहे हैं, रिज़र्व एंड सरप्लस तो पहले इनके पास 86 करोड़ थे, फिर बढ़ गए 112 करोड़ हुए, फिर बढ़ गए 138 करोड़ हुए, फिर बढ़ गए 158 करोड़ हुए, और अभी 204 करोड़ है। तो रिज़र्व एंड सरप्लस इनके कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। तो कंपनी के ऊपर क्या कर्जा है, तो यस, लॉन्ग टर्म में कर्जा है, 82 करोड़ 22 लाख का इनके ऊपर कर्जा है, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म में कर्जा है। शॉर्ट टर्म में जो कर्जा होता है वो 1 या 1.5 साल के लिए रहता है। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग जो है 157 करोड़ 87 लाख का कर्जा है। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि कंपनी के ऊपर अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का ऐड कर देते तो 240 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो कर्जा अगर लिया है कंपनी ने तो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए लिया होगा, लेकिन कर्जा क्या है, हमेशा लेने के बाद कंपनी उस कर्जे का सही उपयोग करके और उससे अपनी कंपनी का ग्रोथ करे और प्रॉफिट करे, तो वो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कर्जा इतना ले ले कि उसकी ईएमआई भरने से जितनी इनकम हो रही है उससे ज़्यादा उसकी ईएमआई भरना है, तो शेयर गिर जाएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां, बीसीजी को देख लीजिए, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां अभी मुझे याद नहीं आ रही हैं। तो वो सब में यही चल रहा है कि कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन उनके लोन इतने हैं कि वो उनकी किस्ती नहीं भर पा रहे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि अगर कंपनी के ऊपर कर्जा है तो उसका वो सदुपयोग होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो अभी क्या है, जो हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए आए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 1060 करोड़ का, 59 करोड़ का है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है बहुत ही छोटा है, इसका मतलब ये बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है। और छोटी कंपनी उस हिसाब से ये अपने सेक्टर में सबसे पीछे भी होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने सेक्टर में जो है 8 नंबर पे लीड कर रही है, ठीक है। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं वो भी देख लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट में हम दिसंबर 2019 से देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम है, 5%, 3%, 4% इसी के आसपास में चलता है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे 6% भी किया है, 6% भी, मतलब 3% से 6% के बीच में ही इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, तो
जो इनका प्रॉफिट है हम वो देख लेते हैं। तो एक कंपनी ने पहले 5 करोड़ कमाए, फिर 4 करोड़, फिर यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो रह गया, ठीक है। फिर 6 करोड़, 9 करोड़, 7, 9, 10, 10, 11, 4, 4, 13, ठीक है। तो कंपनी यही है कि वही कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए, कंपनी कुछ ना कुछ तो कमाती हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें बात ये आ गई कि प्रॉफिटेबल है, ये अच्छी बात है, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट है वो स्टेबल नहीं है। कभी 4 पे चले जा रहे हैं, कभी 10 पे चले जा रहे हैं, फिर 5 पे आ रहे हैं, फिर 9 पे जा रहे हैं, फिर 0 पे आ रहे हैं, फिर 6 पे जा रहे हैं, इस तरह से है। पर प्रॉफिट इनका स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इनको, आप इनका ईपीएस भी देख सकते हैं। तो जो ईपीएस है लास्ट टाइम का 10 रुपये 61 पैसा है पर शेयर, ये 10 रुपया कमाते हैं, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं इनके ईयरली रिजल्ट के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो है 2016 में जो कमाती मतलब सेल्स करती थी 504 करोड़ का सेल्स करती थी। आज जो कंपनी है सेल्स कर रही है वो 2279 करोड़ का सेल्स कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इनके सेल्स में ग्रोथ हुई है। तो सेल्स में ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसी ही कंपनी चाहिए हमें, ठीक है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो मैंने बताया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 4% है, तो वही 6%, यहाँ पे कहीं 5%। तो वही कंपनी 3% से 6% के बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेके चल रही है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता क्या है मैं आपको बता दूं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना पड़ेगा, तभी जा कर के वो कंपनी कुछ प्रॉफिट कर पाएंगी। छोटा से छोटा अगर सेल्स होगा तो उसमें उनको प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 504 करोड़ का जब इन्होंने सेल्स किया तो उसको 504 करोड़ का सेल्स करने के लिए इन्होंने 472 करोड़ खर्चा कर दिया, ठीक है। तब जाके इनको 32 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हो 2289 करोड़ का सेल्स करने के लिए इन्होंने 2179 करोड़ का खर्चा कर दिया, एक्सपेंसेस कर दिया, ठीक है। तब जाके इनको 99 करोड़ बचे, वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। तो अभी हम आ जाते हैं इनके नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी जो है 6 करोड़ कमाई, फिर उसके बाद बढ़ गया 10 करोड़, फिर बढ़ गया 21 करोड़, फिर बढ़ गया 27 करोड़, यहाँ पे डाउन हुआ 20 करोड़, फिर 23 करोड़, फिर इस 27 करोड़ को भी बीट किया यहाँ पे 40 करोड़, और यहाँ पे अभी 33 करोड़ है। तो इसमें अभी एक क्वार्टर का और रिजल्ट जुड़ेगा, जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आएगा वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 40 को भी क्रॉस कर देगा। तो यहाँ पे हमें क्या न समझ में आ रहा है कि कंपनी जो है 6 करोड़ से 40 करोड़ तक, 33 करोड़ तक पहुँची है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ हो रही है, तो कंपनी इस हिसाब से अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पे आप ईपीएस भी देख सकते हैं 32 रुपया 87 पैसा है, और यहाँ पे 26 रुपया 94 पैसा है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास क्या शेयर है। तो प्रमोटर के पास जो 57.81% प्रमोटर के पास है, अच्छी बात है। एफआईएस के पास 1.11 है, 1.11 एफआईएस के पास, डीआईएस के पास 3.91 है, और पब्लिक के पास जो है 37.17 है, ठीक है। तो कंपनी अभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी अच्छा है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी की रिकॉर्ड डेट क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट है 17 मार्च है, ठीक है, 17 मार्च है। तो आपको 17 मार्च से पहले पहले इस कंपनी को बाय करना होगा अगर आपको ये चाहिए। तो अभी हम एक चीज़ इसमें भूल गए कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, तो वो भी देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये 10 मार्च को आपके अकाउंट में जो शेयर होंगे उसका स्प्लिट हो जाएगा, और आपको 10 मार्च को तो नहीं मिलेंगे, उसके बाद ही मिलेंगे, लेकिन 10 मार्च को इस शेयर में एक भयानक गिरावट दिखाई जाएगी 70 से 80% या 90% की। तो आप डरना नहीं, वो भाव एडजस्ट होता है, और वो कैसे एडजस्ट होता है मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है वो भी दिखा देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कंपनी जो सेक्टर है वो आयरन एंड स्टील सेक्टर में काम करती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्टर आयरन एंड स्टील। ठीक है, तो इस सेक्टर में कंपनी काम करती है और कंपनी का जो करंट प्राइस आज का चल रहा है, अभी मार्केट ओपन हो चुका है, मैं सुबह 9:15 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 875 रुपया चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसका भाव कैसे एडजस्ट होगा उस दिन। ठीक है, तो अभी हम आ चुके हैं कैलकुलेटर के ऊपर। तो 17 मार्च को इसमें जो स्प्लिट हो जाएगा, तो ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं 875 रुपया हमने देखा था, 875 रुपया जो कि एक शेयर का प्राइस चल रहा है। हम ऐसा मान लेते हैं ये शेयर का भाव ऊपर नीचे हो सकता है 17-16 मार्च की लास्ट टाइम तक। ठीक है, तो उसी भाव से एडजस्ट होता है 17 तारीख को। तो अभी हम मान लेते हैं कि 875 रुपये ही रहेगा, तो इसके भागे हम 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 87 रुपया 50 पैसा। तो इस हिसाब से ये उस दिन अगर एडजस्ट होगा तो एक शेयर का भाव 87 रुपया हो जाएगा। मतलब आप मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि 80 से 90 रुपये के बीच में एक शेयर का प्राइस होगा। ठीक है, तो ये कब होगा, तो ये 17 मार्च 2023 में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगी है, तो आपके पास अगर पहले से ये शेयर है तो आपको तो अच्छी बात है, आपको मिल जाएगा, स्प्लिट वगैरह मिल जाएगा, एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएंगे। जिनके पास ये कंपनी नहीं है और उन्हें ये कंपनी अच्छी लगी और ये बाय करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप 17 मार्च को 17 मार्च से पहले मत बाय करो, क्योंकि अभी मार्केट भी गिर रहा है और मार्केट में भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है जो कि अमेरिका की बैंकें डूब रही हैं और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो मार्केट को नेगेटिविटी ज़्यादा फैला रही है और शेयर के भाव गिर रहे हैं। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप इसको 17 मार्च के बाद में लीजिए। ठीक है, तो शेयर भी उस समय आपको 80-85 रुपये के आसपास मिलेगा। ठीक है, ये तो शेयर में क्या होता है, जो पहले से इन्वेस्टर रहते हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो था आज का। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, और आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।